बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाज़रीन, आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि कौम को समझना चाहिए कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। सुलेमान शहबाज NRO-2 सुलेमान शहबाज की वापसी एक NRO-2 है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब एक तजुर्बा था जिसको 2012 और 13 में लॉन्च किया गया, जबकि सुलेमान शहबाज साहब 4 साल बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको सर, इमरान खान साहब ने आज एक मरतबा फिर कौम से खिताब किया और कहा कि हुकूमत जो है इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत चाह रही है कि किसी तरह मुझे नाअहल किया जाए और मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। देखें जी, ये मुल्क की सियासत में तो खान साहब आप समझ रहे हैं कि क्या मामला हुआ है उनके साथ, और यकीनन उनको इस बात का अंदाज़ा है कि उनके जो इत्तेहादी हैं, बड़े इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग काफ, उसमें दोनों जो उसके ग्रुप्स हैं वो तकरीबन यानी चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान एक किसी सतह पे मामला तय भी हो रहे हैं। और ये है कि उनका जो ज़्यादा जब जो उनका रुझान है वो PDM की तरफ चला गया है। परवेज़ इलाही साहब भी PDM की तरफ ही ज़्यादा उनका रुझान था, लेकिन बाद में फिर वो इमरान खान साहब की तरफ आ गए। मुन्ना साहब के वो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, और पंजाब असेंबली को वो इमरान खान साहब के कहने पे नहीं तोड़ेंगे। यानी बयान तो दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी सूरत हाल उन्होंने क्रिएट कर दी है कि जिसमें बहुत सारे लोग PTI के भी खामोशी से उनके साथ राब्ते में चले गए हैं पंजाब में। और वो जो मैंने कल भी बात की थी कि वो हर दौर के परिंदे, तो वो उन्होंने कई लोगों ने मुस्लिम नून से रब्ता कर लिया है। और नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारी होगी। इमरान खान साहब ने आज जो बात की है काफ़ी दिनों के बाद, उसमें उन्होंने मुल्क की मईशत की बात की, उन्होंने NRO-2 की बात की, उन्होंने जो है ये कहा कि वो सलमान शहबाज साहब वापस आ गए हैं, इसाक डार को लाया गया था, ये सारी बात तो उन्होंने की मुल्क की सारे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि असेंबलियाँ कब तोड़ेंगे और क्या इस महीने तोड़ेंगे, किस तारीख को तोड़ेंगे, इलेक्शन कैसे कॉल होगा, क्या होगा। तो मैंने कल भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान जितनी दिफाई पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं इस वक्त, उसके नतीजे में फ़ायदा उनको नहीं होगा, बल्कि आज उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे नाहल करवा दिया जाएगा दिसंबर में। तो जब करवा दी, ये उधर से करवाया जा रहा है और हो रहा है सारा, तो इमरान खान साहब की क्या पॉलिसी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उस पर हम थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। लेकिन तो इमरान खान साहब के क्या जहन में है और क्या उनकी पॉलिसीज हो सकती हैं, इस पे वापस आते हैं देखिए थोड़ी देर में। और परवेज़ इलाही साहब और शुजात साहब चूंकि मिल चुके हैं, यानी मिल चुके, इत्तेहाद है, इसमें मिलने की तो बातें, अब इलेक्शन ईयर शुरू हो गया है, चंद महीने रह गए हैं, क्या सूरत हाल है, किस तरह से। और एक बात और, इससे पहले कि मैं और कोई बात डिस्कस करूं, कि देखें हमारे पास हमारी मईशत पे हम बहुत बात की हमने, और अब करते रहेंगे, हर जगह बात हो रही है मुल्क की मईशत की। और इस वक्त ओपन मार्केट में, यहाँ पे मैंने चेक किया अभी, कराची भी कॉल की, लाहौर से भी चेक किया, तो ओपन मार्केट में 260 रुपए का डॉलर है। 260 जी। अच्छा, जो वैसे बयान हो रहा है ओपन मार्केट, वो 245, 250, 245, 250, लेकिन 260 का आज था। और वो कहते हैं कि जी आप उठाना है तो उठा लें, वरना ये 275 का हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक जो मैं, जाहिर है कि इस पर मेरी बहुत से माहिरीन माशियात से बात हुई, तो उनके पास भी मुझे कोई इसका जवाब नहीं समझ आया, या मैं नहीं समझ पाया कि हमने जो है हमारे मुल्क में, ये मुझे बताया गया कि जी हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो मतलब कई कंपनीज ऐसी हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले से वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, यानी वो ओवरसीज चैम्बर की कंपनीज हैं, ओवरसीज चैम्बर्स की, और उनकी तादाद 200 से ज़्यादा है, और उनका भी कोई 1 अरब का प्रॉफिट ऐसा है जो पाकिस्तान में पड़ा हुआ है, और वो भी बाहर नहीं लेके जा सकते। अच्छा, कई एयरलाइंस हैं पाकिस्तान में जिनके पैसे पाकिस्तान में हैं, और उन्होंने यहाँ पे टिकट्स वगैरह भेज दी हैं अपने रुपयों में, लेकिन वो बाहर पे नहीं कर पा रहे। तो उसके नतीजे में एक ये बहरान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है उनका। उनके पैसे कैसे, 23 एयरलाइंस काम करती हैं पाकिस्तान में, 23 एयरलाइंस, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, कुवैत एयरवेज, टर्किश एयरलाइंस, थाई, चाइना, ये सऊदी अरेबियन एयरलाइन। तो उनके $225 मिलियन देने हैं हमने,
$225 मिलियन हमने रुपयों में टिकट्स यहाँ पे दे दिए, लोगों ने खरीद लिए हैं। अब उन एयरलाइंस को हमने $225 अरब आज की तारीख में देने हैं। अच्छा, और ये $225 अरब हमने उनके देने हैं, $1 बिलियन हमने उन कंपनीज के देने हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले से काम कर रही हैं। कुछ 150 साल से, तकरीबन 100 साल से पुराने कंपनीज होती हैं ना जो पाकिस्तान में हैं। जब ये बड़े सगीर उसमें वो कंपनीज भी हैं, बाकी भी हैं। तो उनका 1 अरब का प्रॉफिट जो उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बेच दी। मिसाल में कोई कंपनी है बाहर से, वो यहाँ पर उसने सामान भेजा, अब उसकी जो उसकी यानी ब्रांच पाकिस्तान में, पैसा उसने बाहर भेजना है, तो वो पैसा यहाँ से रुपयों में, मिसाल के तौर पे कोई ब्रांडेड शू है, जूता है, कोई दवाई है, उन्होंने दे दी रुपयों में। अब जो पीछे भेजना है उन्होंने, तो रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करके भेजेंगे ना वो, तो वो डॉलर में वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, और इसमें हुकूमत के पास भी कोई लाहेमल नहीं है, कोई रोड मैप, कोई किसी किस्म की बात। वो उनका ये इमरान खान साहब जो है, वो उनका ये है मामला कि हमारा तो दौर बढ़ा चाहता, अब तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन रोड मैप इधर भी नहीं है। ये मैं मईशत के हवाले से बात कर रहा हूँ। और हुकूमत जो है वो इस वक्त ये सोच रही है, उनका ये प्लान था कि शायद ये नवंबर दिसंबर तक एक स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद वो कुछ अच्छा रिलीफ देंगे, अच्छे रिलीफ के बाद इलेक्शन में चले जाएंगे। वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सड़कों से तो खत्म हो गई है, लेकिन एक हिजान सा तो है ना, हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, कौन पंजाब कब गिरेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो दिसंबर में क्या होना है क्या नहीं, उसके नतीजे में मईशत खिसकती जा रही है। अच्छा, फिर एक और अजीब सी बात हुई है। वो बात तो ये है कि हुकूमत की तरफ से बताया गया कि डॉलर जो है, डॉलर, गंदम और खाद अफगानिस्तान से स्मगल हो रही है। अच्छा, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान रुपयों में अफगानिस्तान से भी चेक किया, अफगानिस्तान से चेक किया कि वहां पर डॉलर कितने का मिल रहा है, तो पाकिस्तानी रुपयों में वहां डॉलर 215 का है। तो अगर वहां डॉलर 215 का है और यहां पे 224 का बैंक रेट है, और ओपन मार्केट में 245 का है या 260 का है, और वहां 215 का पाकिस्तानी रुपयों में, तो डॉलर तो वहां से यहां स्मगल होना चाहिए, यहां से वहां क्यों स्मगल होगा? मतलब मुझे इसकी कुछ तुक समझ नहीं आ रही कि अफगानिस्तान डॉलर कैसे स्मगल होगा। 200 काबुल में 215 का है पाकिस्तानी रुपयों में, यानी यहां से अब जाएं 215 रुपए लेकर डॉलर लेकर आ जाएं, तो वहां से यहां आना चाहिए, यहां से वहां कैसे? ये इकोनॉमी मुझे तो, मैंने तो जिससे आप पूछा है, मैंने नंबर्स, मैंने कहा जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। अच्छा, आईएमएफ जो है वो, ये जो सऊदी अरेबिया, अगर सऊदी अरेबिया, एक तो ये हमें नहीं पता कि 4.2 बिलियन दे रहा है या 3 बिलियन दे रहा है। ये 3 बिलियन या 4.2 बिलियन क्या वाकई दे रहा है? और दे रहा है तो जाहिर है कि वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप की वजह से देगा। डिपॉजिट रखवाएगा हमारे पास, अगर डिपॉजिट रखवाएगा तो हम छू नहीं सकते उसको। और अगर वो हमें ब्रिज देगा, यानी ब्रिज के तौर पे पैसे देगा कि हम अपने खर्चे हो, तो ये तो हफ्ते के अंदर गायब हो जाएंगे सारे, क्योंकि किसी को कितने देने, किसी कितने देने, किसी कितने देने। फिर 78 रुकनी काबीना ये मरकज में है, जलसे हो रहे हैं, इलेक्शन ईयर शुरू हो रहा है, मतलब मुख्तलिफ जो स्कीम्स हैं उनका इफ्तिताह होना है, ये होना है। तो मईशत तो बिल्कुल एक जगह पे उस तो देखो ही नहीं रहा, जो असल इशू मईशत का है वो देखो ही नहीं रहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब की क्या ऑप्शन हैं, और हुकूमत इस वक्त किस तरह से मुकम्मल तौर पे ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते में वो इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा, ये नाअहली, खान साहब को अंदाजा है इनके लोग टूट के उधर जाएंगे बहुत सारे, और उसमें इनके जो इत्तेहादी हैं पंजाब के अंदर, वो कह चुके हैं मार्च अप्रैल तक, और उसके आगे भी, तो वो मुकम्मल तौर पे अलाइन हो गए हैं अब नवाज शरीफ साहब के साथ। तो ये तो सियासत चल रही है ना, ये रियासती इशू है, ये एक ऐसा इशू है जो, ये सड़कों पे एहतजाज खत्म होने के बावजूद मईशत नहीं संभल रही, जो बड़ी एक हैरानकुन सी बात है जी। क्योंकि अदम इस्तेकाम उधर सड़कों से खत्म हुआ है, तो यहां तो इस्तेकाम आ जाना चाहिए था ना, नहीं आ रहा, और कोई प्लान सामने नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सऊदी अरब ने पैसे दे भी दिए, फर्ज करें तो आईएमएफ क्या आपके साथ आ जाएगा जनवरी में? उनकी तो शराइत ही अलग है बिल्कुल, वो तो आपके बात ही कुछ और कर रहे हैं आपके साथ। तो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि तवज्जो हमें देनी चाहिए और देना जरूरी है। अच्छा, एक जो है वो, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे फुटबॉल की छेड़ दें जरा। फुटबॉल की बात जो है वो, ये जो फीफा वर्ल्ड कप, और फीफा के अंदर मराकश ने जो शिकस्त दी है, मोरक्को ने, वो उनकी जो शिकस्त है वो उन्होंने जो उनकी लेटेस्ट है,
और लेटेस्ट जो उनकी डिफीट है तो ये पुर्तगाल को, और इससे पहले स्पेन को, और ये सारी जो, और उसके बाद बड़ा जश्न मनाया जा रहा है जनाब। मोरक्को में भी जश्न हो रहा है, अरब वर्ल्ड में भी जश्न हो रहा है, और जनाब जश्न मनाया जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। यूरोप के अंदर भी जश्न मनाया जा रहा है। उसके नतीजे में कहीं नाराज़गियाँ भी हैं, कहीं झड़पें भी हो रही हैं, कहीं पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, खुदा जाने। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? क्या ये कोई मामूल की बात है या ये कोई अनयूजुअल सी चीज़ है कि ये जश्न मनाए जा रहे हैं? कि देखिए, पहला जो है वो अरब मुल्क, और पहला जो है वो अरब मुल्क ऐसा जो कि वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। अब देखना ये देखना है कि फ्रांस से होता है या इंग्लैंड से होता है, मुकाबला किससे होता है, लेकिन वो बहरहाल आगे। लेकिन इसमें जो है ये क्यों जश्न क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि जश्न क्यों हो रहा है? भाई मराकश जीत गया है अगर पुर्तगाल से, और मराकश जीत गया अगर स्पेन से, तो इसमें इतना जश्न क्यों हो रहा है? ये कोई अनयूजुअल सी बात लग रही है ना, अनयूजुअल सी बात। तो इसको थोड़ा सा ज़रा समझना ज़रूरी है कि जश्न कम क्यों हो रहा है। रोनाल्डो का बड़ा पुर्तगाल का ज़बरदस्त प्लेयर, वो रोता हुआ जा रहा था, और जाहिर उसका उसका जो खेलों का कैरियर था वो कभी उसने सोचा नहीं होगा रोनाल्डो ने कि इस तरह से ख़त्म होगा। तो मेसी जो है अर्जेंटाइन वाला, वो फिर भी बच गया अभी तक। वो गालियाँ वालियाँ पड़ रही हैं अर्जेंटाइन को, लेकिन वहाँ पे चूँकि नीदरलैंड के साथ वो इंक्वायरी शुरू हो गई है कि क्या हुआ मैच में। तो मेसी की कहानी अलग है। ये रोनाल्डो जो है ये $1 बिलियन का मालिक है। 37 साल इसकी उम्र है, फुटबॉलर महंगे तरीन। ये भी और मेसी दोनों $1 बिलियन के मालिक हैं ये। तो दुनिया के महंगे, लेकिन आखिर में वो रोता हुआ जा रहा था, और उसका कैरियर क्या होगा आगे कोई नहीं जानता। जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरब दुनिया में जश्न क्यों हो रहा है, यूरोप में जश्न क्यों हो रहा है, कुछ जगहों पे तलखी क्यों बढ़ गई है अचानक? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा जरा पहले, थोड़ा सा चंद 100 साल पहले जाना पड़ेगा, और हमें जाना पड़ेगा उमवी खलीफा, छठे उमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में। और वलीद बिन अब्दुल मालिक का जो दौर है, वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में उन्होंने अपने एक गवर्नर को, उनके गवर्नर थे मूसा बिन नसीर, उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जी वो आए और काफ़ी इलाकों पे उन्होंने कब्जा किया नॉर्थ अफ्रीका में। और बर्बर कबीले थे, उन कबीलों ने इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। बर्बर कबाइल ने, जो अरब थे, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया बहुत बड़े इलाके में। और फिर ये हुआ कि वहाँ पे मराकश का, मोरक्को का जो साहिली एक शहर है, एक तो वहाँ पे आबनाए जिब्राल्टर है, ठीक है। और जिब्राल्टर, आबनाए जिब्राल्टर जो है ये आप समझें कि ये मेडिटेरियन सी के साथ वो अटलांटिक को जोड़ती है। मेडिटेरियन सी वो है जिसको हम कहते हैं बहरा रोम, ठीक है। और एक तरह से ये चारों तरफ से अगर नक्शे में हम देखें तो पानी ही, मतलब इसमें मुल्क ही मुल्क हैं। ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका है, इधर जो है वो लिवांत के ममालिक हैं सारे, ये लेबनान और पैलेस्टाइन, और ये सारा ऊपर जो है वो आपका पुर्तगाल, स्पेन, यानी साउथ ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, ये दरमियान में मेडिटेरियन सी, बहरा रोम, और ये अटलांटिक से मिलता है जाके। अच्छा, अब मूसा बिन नसीर का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? मूसा बिन नसीर आए शुमाली अफ्रीका को, फतह किया उन्होंने बहुत ज़्यादा इलाके, और फिर शुमाली अफ्रीका में फतह उन्होंने किया। तो ये जो जिस जगह का मैं तंजा या तेंजियार के नाम से एक बड़ा खूबसूरत सा साहिली शहर है मोरक्को का, ठीक, नॉर्थ वेस्ट में। अच्छा, और ये मेडिटेरियन के ऊपर है। अगर नक्शे में देखें तो वहां का जो गवर्नर था उसका नाम था तारिक, ठीक हो गया। तो तारिक को उन्होंने कहा कि आप जरा ये जो आबनाई जिब्राल्टर है इसको जरा पार करके इसके उस परे जाएं, इसके उस तरफ जाइए। अच्छा, जब ये उसके उस तरफ गए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पर लाइबेरिया, ठीक है, लाइबेरिया का इलाका उस जमाने में, और लाइबेरिया का वो इलाका जो आज का स्पेन, अच्छा, और आज का पुर्तगाल है, ठीक। अच्छा, जब ये इन्होंने स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया, ये देख रहे हैं छोटी पतली सी स्टेट ऑफ जिब्राल्टर बीच में नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां आ गए ना, मोरक्को में आ गए मुसलमान, हाँ। ये आ गए, और ये देखें तो छोटी सी, तो ये इन्होंने यहां से
पुर्तगाल से सॉरी ये जो है मोरक्को, यहाँ से इन्होंने बर्बर कबीलों ने इन्होंने ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर को क्रॉस किया। दरमियान में एक छोटी सी जगह जो कि जिसको रोमन्स कहते थे पिलर्स ऑफ हरकुलस। हरकुलस के यानी दो उसकी चटानी इलाका है, उसकी एक चट्टान यूरोप की तरफ है, एक चट्टान जो है वो अफ्रीका की तरफ है। वो एक पहाड़ी इलाका सा है ऐसे करके, ठीक है, सतून चट्टानी है दो बड़ी बड़ी, जरा खूबसूरत सा है। तो उसको पिलर्स ऑफ जिब्राल्टर का पिलर्स ऑफ हरकुलस कहते थे रोमन्स। ठीक। उसमें से एक जो चट्टान थी उसके ऊपर 7,000 लोग लेके, ये जो गवर्नर थे, ये अपनी फौज लेके लैंड हो गए। ठीक। वो जो गवर्नर है उनको तारीख में कहा जाता है तारिक बिन जियाद। अच्छा। और तारिक बिन जियाद का फिर रॉड्रिक से मुकाबला हुआ, जो कि आइबेरिया, वो इलाका जो स्पेन और पुर्तगाल था, जो वहां रूल कर रहे थे, तो वो जंग में मारे गए। ठीक। और वहां पर ये जबले तारिक बिन जियाद फिर उनकी जो फौज थी रोड्रिक की, वो तारिक बिन जियाद के साथ मिली। 1 लाख के करीब बड़ी खूनी लड़ाई हुई, आगे जनाब इन्होंने फतह किया तारिक बिन जियाद ने। ठीक। और उसके बाद ये उंदुलस, और उंदुलस के बाद मगरिबुल उंदुलस का मतलब था कि उंदुलस के वेस्ट का इलाका जो कि पुर्तगाल बन गया आगे जाके। तो मोरक्को से इस्लाम यूरोप में फैला, तारिक बिन जियाद और मूसा बिन नसीर, और जिन इलाकों में गए वो थे स्पेन और पुर्तगाल। अब मराकश की टीम ने दोनों को हरा दिया है। देखिए ना, ये हिस्ट्री ये है, इस्लामी पहलू भी है। ये 800 साल इस्लाम रहा, 800 साल इस्लाम रहा। फिर उसके बाद वो जो पुर्तगाल वाले उठे ना दोबारा, पुर्तगाली ये जो ईस्ट इंडिया दुनिया में, वो मोरक्को में घुस गए, उन्होंने वापस कब्जा किया मराकश में, फिर मराकश ने फिर कब्जा कर लिया वहां जाके। तो एक एक तारीखी लड़ाई, तारीखी ना। अच्छा, अब ये चूंकि मराकश से गए थे, ये बर्बर कबाइल, ये तारिक बिन जियाद भी बर्बर थे, ठीक है। तो ये बर्बर तारिक बिन जियाद ने चूंकि उंदुलस और मगरिबुल उंदुलस यानी पुर्तगाल पे कब्जा किया, इस्लाम रहा वहां 800 साल तक जी। तो इसलिए वो जो, और रॉड्रिक मारा गया जो वहां का फरमा रवा था, तो एक तारीख बनती है ना, यानी अरबों की तारीख तो बनती है। अब हम यहां सोच रहे हैं बैठ के कि अरब क्यों खुश हो रहे हैं इतना, वो अरब इसलिए खुश हो रहे हैं कि वो रास्ता था, ठीक है। अब उस मोरक्को ने कोई और मुल्क जीत जाता, कतर जीतता, ये जीता नहीं, वो मराकश की जो हिस्ट्री है कि मराकश के थ्रू यूरोप के, और मुल्क कौन से, पुर्तगाल और स्पेन, दोनों की कुटाई लगा दी इसमें फीफा में। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपको समझ, यानी आपको देखने में जो जश्न नजर आ रहा है ना अरब वर्ल्ड के अंदर, या उधर आपको यूरोप में कुछ इलाकों में लोग, वो पुराना हिस्टोरिकल वो पहलू है, एक तारीखी पहलू है ना मराकश की। अच्छा, वो कॉलोनी बन गए, फिर ये पुर्तगाल की कॉलोनी जब पुर्तगाल वापस अपनी फॉर्म में आया, ठीक है ना, तो पुर्तगाल जो है, ये देखे ना, यहां बन गई थी ना डच इंडिया कंपनी, और ये सारा डच तो खैर वो नीदरलैंड से थे, लेकिन पुर्तगाली भी उससे पहले आ गए थे। तो इशू ये है कि वो उन्होंने इसको कॉलोनी बना लिया अपना, मोरक्को को, मोरक्को वाले वापस गए, फिर तो इनका एक तारीखी फड्डा है, और वो शुरू वहां से होता है जब तारिक बिन जियाद वो लैंड होते हैं उस चट्टान पे, जो चट्टान पिलर्स ऑफ हरकुलस कहलाती थी, और उसकी उसका जो एक हिस्सा अफ्रीका की तरफ है, वो जबले तारिक है। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है ये जिब्राल्टर का इलाका, ये जिब्राल्टर जो है जहां पर ये दो पहाड़ी हैं, ये ब्रिटेन के पास है, उनकी टेरिटरी है। यहां पर कभी पानियों वानियों का कोई झगड़ा नहीं हुआ, मोरक्को का, स्पेन का, इनके ताल्लुकात बड़े चलने की हिस्ट्री पीछा करती है, वो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है ना वो पीछा कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां से तो आ जाएं, तो ये मैंने जरा फीफा के अंदर थोड़ा सा मैंने कहा ये बताना इसलिए जरूरी है कि इसकी एक तारीख है, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल की तारीख है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइबेरिया। अच्छा, तो अब इसमें तो ये हो गई बात। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर। देखें, पाकिस्तान में ये जो रीजनल इवेंट्स मैंने कल भी बात की थी, ये आसपास के, अब ये मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूं, और मैं इस पर कोई बात, मुझे इल्म नहीं कि वो डिपॉजिट रखवाएंगे या वो आपके पास आपकी मदद देंगे। खान साहब की हुकूमत पंजाब के अंदर नहीं है, पीटीआई की हुकूमत
प्रैक्टिकल अगर आप देखें उसके, तो वो पंजाब में नहीं है, क्योंकि है लेकिन वो तोड़ नहीं सकते। खान साहब उसको तोड़ नहीं सकते। वो जो तोड़ने वाला अथॉरिटी उनके पास तोड़ने की नहीं है। अथॉरिटी उनके पास केपी हुकूमत तोड़ने की भी नहीं है, क्योंकि केपी की तरफ से कह दिया गया कि पहले पंजाब टूटेगा तो हम जाएंगे। और ये केपी के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीडीएम की, ये इसलिए हो रहा है, मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूं कि खान साहब ने एक दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली और इनकी बहुत सारी शख्सियात इधर उधर हो गए, बहुत सारे रहनुमा, और टेलीफोन पे बात करना इधर अवेलेबल भी नहीं होते। और वो अचानक जो है, और जो मतलब अचानक वो दिफाई पोजीशन में जब जाएंगे तो सामने से तो हमलावर और आता जाएगा वो ग्राउंड गेन होती जा रही है। आज उनकी वो कैंपेन शुरू हो गई मुस्लिम लीग नून की, और वो नवाज शरीफ साहब की वापसी की अब तो खुल के बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की वापसी हो रही है, खान साहब का उस पर कोई लाएमल नहीं है कि भाई मैंने क्या करना। वो कह रहे हैं मुल्क की मईशत का मसला है, मुल्क की ये देखना चाहिए, इनको NRO 2 मिल रहा है, ये वापस आ रहे हैं, तो वो अब करना कि इसको खान साहब फाइटिंग मोड में क्यों नहीं आ रहे? ये एक बात, एक सवाल ये निशान है कि मतलब क्या वो, इसका मतलब है कि वो 2/3 वो लेके जा रहे हैं? अगर खान साहब एक फाइटिंग मोड में नहीं आएंगे और कोई जवाब ही नहीं दे रहे, तो इनके लोग निकलते जा रहे हैं, उनसे राब्ता करते जा रहे हैं बहुत ज्यादा तादाद में। मुझे नहीं पता 30 है कि 30 से ज्यादा। खान साहब को वो जो ख्याल है ना कि लोग मतलब वो भी खत्म हो रहा है माहौल कि लोटे और इधर उधर देख के लोटों को ये करेंगे, उसकी वजह खान साहब पीछे हट रहे हैं, जिसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या वजह हुई है अचानक। क्योंकि खान साहब अपने अग्रेसिव मोड से वो बिल्कुल खामोशी के साथ वो खामोश हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि मतलब मैं तो ये कहता हूँ ये हो रहा है, NRO हो रहा है, NRO 2 हो रहा है, अभी आ जाएंगे। तो ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है कि वो आ रहे हैं सारे वापस। मियां नवाज शरीफ साहब की भी तैयारी हो रही है, मरियम साहबा की। लेकिन मसला ये कि वो खान साहब कैसे उसको देख रहे हैं, ठीक है, और हिकमत अमली और जिसे जाने चला जाए छोड़ के, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तो ये तो देखिए, खान साहब हमेशा कहते थे कि मुझे तो जब लड़ाई होती है तो लड़ने में मजा आता है और मैं तो लड़ूंगा, और नवाज शरीफ को देखता हूँ कैसे आता है। अब वो कह रहे हैं वो आ रहे हैं, वो आ गए, सलमान शहबाज भी आ गए, कुछ नहीं, वो आराम से आए, वो अपने घर में चले गए। तो खान साहब आके दिखाएं, मैं देखता हूँ एयरपोर्टों पर कैसे उतर रहे हैं, आ रहे हैं। पहले इसहाक डार को ले गए, अब इसहाक डार साहब भी आ गए, उनको आए हुए वर्षा हो गया, वो उनके प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, प्रेसिडेंट से नहीं वो हो रहे हैं ना। तो खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या है भाई? खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है कि वो तो ये कि इनको आने नहीं देंगे लोग, इनको ये नहीं होगा, वो तो सारा हो रहा है। और मैंने आपसे कहा ना कि इस माहौल में मजीद ज्यादा तादाद में लोग पीडीएम की तरफ जाएंगे या मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएंगे। पंजाब ऑलरेडी जा चुका है। पंजाब हुकूमत जो है ना, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, खान जो इनके मुस्लिम लीग क्यू के लोगों से भी बात हुई और पीटीआई के लोगों से भी, सबसे वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब असल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है। अमली तौर पे पीडीएम, हम जैसे कहते हैं ना कि मतलब अमली तौर पे हम डिफॉल्ट नहीं, अल्लाह ना करे हो, वो हैं भी नहीं भी हैं, कर्जा है क्या है। इसी तरह की पंजाब के अंदर तो बड़ी क्लैरिटी है सर, इस पर वो कहते हैं परवेज इलाही साहब किसी सूरत असेंबली नहीं तोड़ेंगे, और खान साहब उनको इशारा भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सही हो गया। खान साहब की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए मुस्तकबिल में? वापस ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और पाकिस्तान की जो मईशत है और जो खित्ते के हालात हैं। ये मैंने तो फुटबॉल और फीफा ऐसे डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये हिस्टोरिकली एक लोगों को समझ में आ जाए कि मोरक्को और पुर्तगाल और स्पेन के साथ जो ब्रेक ले लेते हैं, मैच है इसको क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे नाज़रीन। यहाँ ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब की शिकायत के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत सारी शिकायत हैं उनको कि इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद को फेवर्स मिल रही हैं, लेकिन खान साहब की हिकमत अमली क्या है? क्योंकि अवाम तो उनकी तरफ जल्द मेरे ख्याल से कोई ना कोई उनकी तरफ से ऐलान होगा खान साहब। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वो दिसंबर अभी हो रहा है, दिसंबर के अंदर, अब वो 20 दिसंबर की भी नहीं है, लेकिन ये अगर कोई 25 दिसंबर कह रहा है कोई जो भी, लेकिन ये हफ्ता चूंकि इस हफ्ते में केसेस लगे हुए हैं और मुख्तलिफ और वाकयात बहुत सारे हो रहे हैं, तो खान साहब को अपनी हिकमत अमली वाज़ेह करनी पड़ेगी। अच्छा, तो और क्योंकि उधर से अब मुकम्मल कहते हैं ना जारहाना अंदाज में पॉलिटिक्स और वापसी और चीज़ें, और ये सवाए मईशत के हर काम ठीक हो रहा है, लेकिन मईशत बिल्कुल एक तरह से आप समझ लें कि उसकी स्लाइड बिल्कुल एक तरह से नीचे जा रही है, और उसका प्लान, उसका इरादा और कोई कोशिश हमें नजर नहीं आ रही कि मईशत को ठीक करने की कोई कोशिश भी की जाए।
अच्छा, इसी दौरान एक बड़ी अजब सा एक मामला हुआ है जो जिसको मैं थोड़ा सा इसको मैं समझने ज़्यादा इस पर तबसरा तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बड़ा अजब सा मामला हुआ है। वो ये हुआ है कि चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो 3 रोज़ा बड़ा कामयाब दौरा करके वापस गए हैं। ये हम जानते हैं, तारीखी दौरा है, और इस दौरे के अंदर जो है वो उनकी सिक्योरिटी पे भी बात हुई, सऊदी अरेबिया से भी हुई, खलीजी ममालिक से भी हुई, उनकी जो है वो अरब ममालिक से भी हुई, और एनर्जी के ऊपर मामलात हुए, युआन के ऊपर कैसे फ्यूचर के अंदर क्या हमने उसमें ट्रेड करना है डॉलर से हट के, वो सारे मामलात सब कुछ हुए। दौरा बड़ा अच्छा कामयाब हो गया, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट आई है, जो उनका मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, उस एलामिया के ऊपर ईरान के अंदर जो है वो एक बड़ा शदीद किस्म का इतराज़ उठाया गया ईरान में। और ये बड़ा कम मैंने ऐसे देखा है कि और मैं यहाँ पर चूँकि एक मामला ऐसा है, हमारे ब्रदर ममालिक हैं सारे, तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो तेहरान टाइम्स को कोट करता हूँ कि नो लीनियंसी विद एनी साइड व्हेन इट कम्स टू टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। ठीक है, ये इनकी तरफ से एक बयान आया है सामने। अच्छा, ये जो बयान है, और तो इस बयान को अगर हम देखें तो एक्चुअली हुआ इस तरह से है कि ईरान की तरफ से ये जो बात है कि रिमार्क्स बाय द चीफ डिप्लोमेट केम, अगर हम इसको न्यूज़ को थोड़ा सा बड़ा कर दें जी, वो ये कह रहे हैं कि द रिमार्क्स बाय द चीफ डिप्लोमेट, इनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, आफ्टर सऊदी अरेबिया एंड चाइना इशूड अ जॉइंट स्टेटमेंट इन विच दे सजेस्टेड के ईरान और यूएई को बातचीत करनी चाहिए मुख्तलिफ जज़ायर के ऊपर। अच्छा, अब ये बड़ी एक सेंसिटिव सी बात है कि यूएई और यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, हमारा ब्रादर मुल्क, ईरान हमारा हमसाया भी और ब्रादर मुल्क भी, उनके दरमियान 3 जज़ायर के ऊपर, 3 जजीरे ऐसे हैं जिनके ऊपर एक तारीखी लड़ाई है, 3 जज़ायर के ऊपर। अच्छा, वो जज़ायर जो हैं उनमें से एक जो जजीरा है उसको हम कहते हैं लेसर तोम्ब, एक को कहते हैं ग्रेटर तोम्ब या तोंगे बुरज़ोख, जजीरा तोने बुरज़ोख, ये अगर फ़ारसी में कहा जाए, और एक को कहा जाता है जजीरा तोने खुशौक जो कि छोटा लेसर तोम है, और तीसरा अबू मूसा। अच्छा। ये 3 जजीरे हैं जिनमें से 2 जजीरों के ऊपर रासुल खैमा और एक जजीरा जो है उसके ऊपर शारजा का दावा है। अच्छा, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात का दावा है। ये 1971 में 1971 में जब यहां से ब्रिटिश निकले, तो ब्रिटिश यहां से जब निकले उन्होंने फौज खाली किया इलाका, तो उस वक्त शायरान थे, तो शायरान ने अपनी रॉयल नेवी को भेजा और इन जजायर पे कब्जा कर लिया। इन जजायर की पुरानी तारीख है, वो कासिमी कबीला जब यूएई में यहाँ पे वो आबाद था, वो यहाँ पर आ गए थे, यहाँ पर फिर उसके बाद एक पुरानी, यानी होता है ना कि सदियों पुरानी तारीख, यहाँ पर वो आ गए थे। फिर उसके बाद जब यहाँ ब्रिटिश आए तो इवन उन जो अरब कबाइल थे, कासमी कबीला, उन्होंने विनियास कबीला, उन्होंने बाकायदा अटैक किया ये ब्रिटिश शिप के ऊपर। उसके बाद ब्रिटेन ने मुआहदा वगैरह किया आपस में कि यहाँ पे झगड़े ना हो, सारे कुछ ना हो, लेकिन जब ब्रिटिश विड्रॉ कर गए तो इन 3 जजीरों के ऊपर अमलन जो है वो ईरान है, लेकिन इसको यूएई अपना हिस्सा कहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये इन कबीलों के ऊपर तो बात है। अब ये जो इन 3 जजायर के ऊपर बात नहीं होगी। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना ने ये कहा कि यूएई, चाइना और अरब ममालिक की जो स्टेटमेंट आई, उनकी तरफ से कहा गया, जो इस खबर में भी तेहरान टाइम, उनकी तरफ, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस पर रिएक्ट किया। रिएक्ट कैसे किया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा कि ये जो जजायरें हम चाहते हैं, चाइना ने कहा हम चाहते हैं कि आपस में बातचीत करके तय किया जाए। इसको ईरान की तरफ से जवाब आया कि ये तो हमारा इलाका है, क्योंकि ईरान का कंट्रोल है उन जजायर पे, दावा है यूएई का कि ये तारीखी तौर पे हमारे हैं। तो इसके ऊपर ईरान की तरफ से रिएक्शन कुछ ऐसा आया, मैंने कम से कम हालिया दिनों में नहीं ये देखा कि ईरान में चाइना के सफीर को तलब किया गया हो। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि तलब किया गया है, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि एहतिजाज किया गया है। उन्होंने ये कहा कि जी चाइना के एम्बेसडर से हमारी वजारत खारजा के ऑफिसर्स ने मुलाकात की है। अच्छा, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आ गया फिर फॉरेन मिनिस्टर का कि हमें
इस स्टेटमेंट के ऊपर एतराज़ है। हम अपनी जो हमारे इलाके हैं उस पे, जो हमारे जजायर हैं जहां पे हम मौजूद हैं, किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चाइना इस पे एक एलामिया जारी कर गया। चाइना का 25 साल एग्रीमेंट है ईरान के साथ, जो हुआ था पिछले साल जब जवाद जरीफ थे, यानी इस सेटअप के आने से पहले, जो मौजूदा करंट सेटअप है। अच्छा, तो ये मेरे लिए थोड़ी सी एक यानी एक अजब सी बात है कि ईरान ने एक तो एहतजाज किया उस पर, दूसरा ईरान की तरफ से चाइना के एम्बेसडर से एहतजाज करना और या तलब किया जाना और इस स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि जाहिर है कि वो जो मीटिंग्स हुई हैं चाइना के प्रीमियर शी जिनपिंग की, उन मीटिंग्स में सब कुछ डिस्कस हुआ है। एनर्जी, डिफेंस, हुतीज, यमन, ईरान, सब कुछ डिस्कस हुआ है। हर पॉइंट के ऊपर बात हुई है तकरीबन। और ये भी बात हुई है कि अंदरूनी सियासत में दखल नहीं देंगे, ना वो सऊदी अरब के बारे में या अरब ममालिक के बारे में बात करेगा, ना वो चाइना के बारे में। तो वो एक मतलब चाइना की पॉलिसी यही है। लेकिन इशू ये है सारा कि अब इस पूरी पिक्चर में पहले जब वो आए थे शी जिनपिंग, तो वो सऊदी अरेबिया के बाद वो ईरान गए थे। अच्छा, ईरान इस बार वो ईरान नहीं गए, वो अरब ममालिक की उन्होंने समिट की है और उनके नायब सदर जो हैं वो दौरा कर रहे हैं ईरान का। तो ईरान की तरफ से कुछ थोड़ी सी ये जो बयान आया है, ये नापसंदीदगी का इजहार लगता है। ठीक है, अब वो नापसंदीदगी के आगे क्या मुज़मिरात होंगे, क्योंकि चाइना ने उस वक्त जब सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान पे, तो चाइना ने मुकम्मल तौर पे ईरान का साथ दिया। लेकिन चाइना कुछ चीज़ों के ऊपर ईरान से, मिसाल के तौर पे जैसे ये जो उनकी चाबहार पोर्ट है, तो इसके वो चाइना वो ईरान के देन में ये कि गवादर और सीपैक जो है ये एक मुतबादिल बन रही है। तो इधर ये गवादर है, उधर से अरब ममालिक हैं, तो हम दरमियान में किधर। और इंडिया के मामला जो हैं वो चूंकि चाइना के साथ इंडिया की, लेकिन ईरान क्या, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई उनकी ईरान के कुछ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं या ना होने चाहिए, ना हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्टेटमेंट जो है ना, और ये बात, ये कुछ थोड़ी सी इन जजायर के ऊपर ये उनकी स्टेटमेंट अनयूजुअल है। ये अनयूजुअल है। इसको जजीरा भी रिपोर्ट कर रहा है, बाकी अखबार, बाकी मीडिया भी उनको रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम इसको मुहतात अंदाज में, क्योंकि मुझे इस वक्त ईरान का चाइना से एहतजाज समझ नहीं आया। ठीक है, क्योंकि ये जो बात है ना, इसके ऊपर तो जितने अरब ममालिक, अच्छा फिर उसमें ये उनका सजेशन चाइना का ये था कि बातचीत करें आपस में। तो एक बड़ा मेरे ख्याल से ऐसी है कि ये जो तनाज़ है इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए मुल्कों को, लेकिन इसको ईरान ने बड़ा सीरियस लिया है। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ है। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब ने आज कहा है कि दिसंबर में असम्बलियाँ टूटेंगी और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था कि 20 दिसंबर तक अगर कोई फार्मूला ना दिया इंतखाबात का तो असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी। कौन तोड़ेगा, ये एक सवाल है ना। परवेज इलाही साहब तोड़ेंगे। परवेज इलाही साहब का जहन तो ज़्यादा माइल नज़र आ रहा है कि उसको आगे किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उनकी सोच, और पीडीएम, ये नहीं पीडीएम में ज्वाइन कर गए वो, उनकी सोच जो है वो पीडीएम के साथ या नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादा हम आंगी रखती है। और साथ ही शहबाज इसहाक डार साहब के उनसे रब्ते हैं, उनकी शायद मुलाकात भी हो जाए वज़ीर आज़म से, एक आइनी पोजीशन है उनके पास। सिबरी फराज साहब की कल मुलाकात, लेट नाइट उसकी खबर भी नहीं आई, कोई बात बनी भी नहीं। खान साहब कह रहे हैं वही बात है खान साहब की कि पहले आप डेट अनाउंस करें, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा। लोग इनके इंतजार कर रहे हैं। खान, अब देखें इन हालात में लोग इंतजार करेंगे इनके पीटीआई के लोग खान साहब नायल हो जाएं और हम उनकी जगह आ जाएं। वो भी चल रहा है और उन्होंने गारंटी भी दे दी है कि जी ये नायल होते हैं, हम आते हैं तो हम असेंबली आ जाएंगे फौरन, और अगले टिकट। तो मतलब एक अच्छा, उधर नून की सफ़ों में भी अजीब सी सूरत हाल है। और नून की सफ़ों में भी परेशानी है कि जी वो कहते हैं, यानी IMF से बात हुई, उसके बाद बात हो रही है सफ़ीरों से, मुलाकात हो रही है। अब मुझे बताएं कि क्या हमारे वज़ीर ख़जाना जो इसहाक डार साहब हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों से उनकी मुलाकात, भाई कोई समझ आता है वेंडी चेयरमैन से आप बात करें, आपको एंथनी ब्लिंकन IMF के आप मिल रहे हैं सफ़ीरों से। दूसरा ये है कि कोई प्लान नहीं है और स्ट्रेटजी अच्छा हो भी नहीं सकती। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो देखिए अभी तो इमरान खान साहब ने वो खत्म किया, कितना हफ्ता 10 दिन हुए उनका वो खत्म हुए, जो उनका हकीकी आज़ादी मार्च जो भी था।
उसके बाद खबरें आनी शुरू हो गई। उन्होंने ये कहा, पिछली क़यादत के बारे में आर्मी लीडर उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा वो चलना शुरू हो गया, फिर ये कि आमद हो रही है, ये हो रहा है, फलां हो रहा है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अच्छा, इन्होंने भी हुकूमत को जान छोड़ाओ, कहाँ ये पड़ गए मुसीबत, पैसों के चक्कर में क्या मुसीबत है। तो बेहतर ये है कि कहीं और अच्छी अच्छी खबरें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे टीवी, अच्छा अच्छा सुना जाए सारा बैठ के, जो असल मसला है मईशत का उसको जान छुड़ाई जाए। तो अब आने वाले दिनों में ये एक तो ये हफ्ता बड़ा अहम है, उसमें मईशत खुल के सामने आ जाएगी। जो मैंने आपसे कहा ना कि अफगानिस्तान में तो ये अफगानिस्तान में स्मगल कैसे होगा। अच्छा देखते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तानी स्मगल, पाकिस्तान का डॉलर सस्ता है, वहां से स्मगलिंग करें हम। लेकिन मसला, अच्छा फिर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जो भी वहां से जिसमें 6 शहरी हमारे शहीद हो गए ISPR की तरफ से शहीद। ये मामला देखना जरूरी है कि इस तरफ ये TTP VTP कौन से ग्रुप दोबारा से उठना शुरू हो गए। और उसकी वजह ये कि हम अपने इंटरनल जो होम मेड नहीं होता, खुद बनाए हुए मसाइल उसमें उलझ गए हैं, जिससे जितनी जल्दी हम इससे निकलेंगे बतौर रियासत, और तो उसके नतीजे में जमहूरियत, उसके नतीजे में ह्यूमन राइट्स, आदम स्वाति साहब का मामला, अरशद शरीफ साहब का मामला, बाकी मतलब उनको भी सारी चीजें एक साथ लेके चलनी है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर और सबसे आम तरीन मईशत है और खित्ते के वाकयात हैं। बहुत शुक्रिया। तो उस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि हम जो हैं वो थोड़ा सा रियासत का भी सोचें, मुल्क का भी सोचें आगे। ठीक हो गया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायरा अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।